वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज में पोस्टेड हूँ। ये हमारे जीके PYQ सीरीज का लेक्चर 7 होने जा रहा है। इसके पहले 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पर दे दूंगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर 7 और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन अ कैंपेन दैट केम टू बी नॉन एज रॉलेट सत्याग्रह। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह कब आता है? रॉलेट सत्याग्रह होता है 1919 में। ठीक है, ये किसके विरोध में किया जाता है? ये रॉलेट कानून के विद्रोह में किया जाता है, जो कि जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर सिर्फ बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक की कैद में रखा जा सकता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने वर्ष तक कैद में रखा जा सकता था? तो 2 वर्ष की कैद में रखा जा सकता था। और इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने विद्रोह किया था। तो ये जो रॉलेट सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने, तो आंसर क्या होगा? ये रॉलेट महात्मा गांधी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको और भी बातें बताता हूँ। देखिए, ये महात्मा गांधी का पहला देशव्यापी सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग, देखिए, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो वो किया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इंडिया में भारत आने के बाद पहला प्रयोग सत्याग्रह का इन्होंने जो किया वो किया चंपारण बिहार में, जब चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार प्रीवियस ईयर में कि देशव्यापी, यानी कि देशव्यापी या राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह महात्मा गांधी का, जब महात्मा गांधी ने खुल के अंग्रेजों का विद्रोह किया पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, वो कब किया? तो वो रॉलेट सत्याग्रह में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में किया था। ठीक है, इसी विद्रोह के क्रम में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में। ठीक है, याद रखिएगा, इसी के विद्रोह में लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे जब 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने हजारों लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये भी याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विद्रोह में लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। और पहला गांधी जी का देशव्यापी या राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? तो वो रॉलेट सत्याग्रह ही था। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि गांधी जी ने किसके सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष की यात्रा की थी? तो देखिए, यहाँ पर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि गांधी जी 1915 में इंडिया वापस लौटते हैं। ठीक है, कब लौटते हैं? 1915 में 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस लौटते हैं साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका से जब लौटते हैं तो इनके जो राजनीतिक गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी सलाह पर ये 1 वर्ष तक पूरे इंडिया की यात्रा करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है कि 1916 में ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा बिल्कुल, चंपारण सत्याग्रह 1917 में करते हैं। ठीक है, और चंपारण एग्रीगेरियन लॉ, यानी चंपारण जो कृषि कानून लाया जाता है वो कब लाया जाता है? 1918 में चंपारण एग्रीगेरियन लॉ, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, आप उसे रिवाइज कर लीजिए। एग्रीगेरियन लॉ लाया गया था 1918 में। और 1918 में होता है खेरा सत्याग्रह, उसके पहले फरवरी में होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये सारी बातें आप नोट करते चलिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जो मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है 1918 में। और मार्च 1918 में क्या होता है? मार्च 1918 में होता है आपका खेरा सत्याग्रह, जो कि गुजरात के खेरा में होता है। तो खेरा सत्याग्रह की भी डेट याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको और भी फैक्ट्स बताते चलूँगा। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को जो राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, आंसर क्या था हमारा? गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, हरिजन सेवक संघ के स्थापक जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। और ये देखिए CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ, जिसमें CGL, CHSL, MTS, GD सभी SSC के पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी ही थे। ठीक है, महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं 1932 में। 1932 में और क्या होता है? देखिए, 1932 में महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किया था। किसके साथ? BR अम्बेडकर के साथ, पूना पैक्ट पर।
ये आप याद रखिएगा। और इस समय क्या चल रहा था, इस समय सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इसी समय, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो ये भी मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में, इस पे भी क्वेश्चन आगे हैं, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बढ़ते हैं मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देखिए, बारदोली सत्याग्रह शायद गुजरात में ही है बारदोली, और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अपने वल्लभ भाई पटेल में। और इसी बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, जो हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी। ये बात भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ सभी से क्वेश्चन आए हैं, तो ये आप याद रखिए। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइन द पूना पैक्ट विथ महात्मा गांधी। अभी जस्ट मैंने आपको ये बातें बताई कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी ने किसके साथ साइन किया था? भीमराव अम्बेडकर जी के साथ साइन किया था। देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, पहला बात तो आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो होती है 12 मार्च 1930 से, जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। ये याद रखिएगा, डेट पूछा हुआ क्वेश्चन है। दांडी मार्च की शुरुआत कब होती है? 12 मार्च 1930 को। और गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और वहाँ पर नमक कानून को तोड़ते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। और इसके साथ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। जगह जगह लोग सरकारी कानूनों को तोड़ते हैं, नमक बनाते हैं और चौकीदारी कर देने से भी मना करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि तमिलनाडु में किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो वो थे अपने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए, अंग्रेज थोड़ा घबरा जाते हैं। इसी बीच जो 1935 के अधिनियम बनाने के लिए, 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो बनाया जा रहा था, उसको बनाने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं, जो कि लंदन में होते हैं हर साल, ठीक है। 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। इन गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है? देखिए, पहला जो गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, उसमें क्या होता है कि कांग्रेस भाग नहीं लेती है, कांग्रेस अवॉइड करती है इसे और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, जिससे अंग्रेजों को भी ये लगता है कि जब भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ही इसमें भाग नहीं ले रही है तो फिर इस गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब नहीं होता है। तो अंग्रेज काफ़ी मनाते हैं। गांधी जो उसमें जेल में थे, गांधी जी को जेल से निकाला जाता है और उनको गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बोला जाता है। तो गांधी जी कांग्रेस की तरफ से सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी हिस्सा लेते हैं, ठीक है, कांग्रेस की ओर से। इसमें क्या होता है? इसमें भी किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाती है और फिर गांधी जी इस सम्मेलन को छोड़ देते हैं। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें भी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। कांग्रेस के सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में, जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में था 1931 में, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है फिर 1932 में, जो उस समय ब्रिटिश पीएम होते हैं, ब्रिटिश पीएम, ये सारी बात आप नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश पीएम है रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, इनका नाम भी पूछा गया है। रैमजे मैकडोनाल्ड जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं, कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं, जिसको हिंदी में सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं। इस सांप्रदायिक पंचायत में क्या था? इस सांप्रदायिक पंचायत में ये क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पंचायत की क्या थी? इसमें दलितों को हिंदुओं से पृथक माना गया था, दलितों को हिंदुओं से पृथक माना गया और हिंदुओं से पृथक माना गया और उनके लिए अलग से राजनीतिक सीटों की व्यवस्था की गई। जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे, उस तरह से दलितों को भी मुसलमानों की तरह पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, जिससे गांधी जी काफ़ी रुष्ट हो गए और वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है? गांधी जी काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर गांधी जी को मनाने के लिए क्या होता है कि 1932 में भीमराव अम्बेडकर, जो कि दलितों के नेता थे, भीमराव अम्बेडकर, वो गांधी जी से मिलते हैं और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होता है, ठीक है। पूना पैक्ट पर सितंबर 1932 में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस समय में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होता है। काफ़ी करीब से उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, सितंबर दिया हुआ था, नवंबर दिया हुआ था, दिसंबर भी दिया हुआ था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होता है। इसमें क्या होता है कि दलितों को
पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह उन्हें आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी आरक्षण लागू है राजनीतिक सीटों पर, उस तरह से आरक्षण दलितों को दिया जाता है, पृथक की जगह आरक्षण दिया जाता है उनको। ठीक है, इसमें क्या दलितों को हिंदुओं से बाहर ट्रीट नहीं किया जाता। तो ये था अपना पूना पैक्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हमने देख लिया कि गांधी जी ने पूना पैक्ट किसके साथ हस्ताक्षर किया था, तो भीमराव अंबेडकर जी के साथ किया था। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में और काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किया था, यानी कि किसका गठन किया था। इन 1895 महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर इंडियंस हैज एस्टैब्लिश्ड डैश टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे किसका गठन किया था, देखिए 1895 में गांधी जी कहाँ थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं और 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1895 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो नस्लवाद के विरोध लड़ने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, नटाल कांग्रेस की इसलिए स्थापना की थी, तो नस्लवाद के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए। नस्लवाद जो ब्रिटेन में गांधी जी को झेलना पड़ा था, उनको ट्रेन से बाहर निकालकर फेंक दिया गया था फर्स्ट एसी के कोच से, तो इसके विरोध में वहाँ पे जो नस्लवाद फैला हुआ था उसके विरोध में करने के लिए वहाँ नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी करते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि 1892 ईस्वी में गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका जारी करते हैं। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, इसका डेट थोड़ा देख लीजिएगा, 1892 है या फिर 93 है। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की जो जारी करते हैं वो गांधी जी करते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बगानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था। तो देखिए 1917, ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि 1917 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें नील बगान की समस्याओं को डिस्कस किया गया था। ठीक है, प्रकट किया गया था। उसमें क्या था कि 3 कठिया पद्धति लागू थी। 3 कठिया पद्धति में क्या हुआ था कि 3/20 जमीन पर किसानों को नील की खेती करनी होती थी और नील की खेती करने से किसानों को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा था। और अब ये भी याद रखिएगा कि जो अपना चंपारण एग्रीगेरियन लॉ था, चंपारण कृषि कानून लाया गया था इसके लिए, वो 1918 में लाया गया था। हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, रिवीजन करते चलिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922 आफ्टर विच इंसिडेंट। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है, असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में किस घटना के कारण समाप्त कर दिया था या फिर बंद कर दिया था, तो ये हुआ था चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी 1922 को, जिसमें कुछ लोगों ने गुस्साई भीड़ ने क्या करता है कि पुलिस थाने को जला देती है। ठीक है, पुलिस थाने जला देती है, जिसमें शायद 20 से ज़्यादा पुलिस वाले थे जो कि जिंदा जल जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को देखते हुए जब देखते हैं कि गांधी जी की भीड़ पर कंट्रोल खत्म होते जा रहा है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला लिया था। ठीक है, यहाँ पर चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था, याद रखिएगा, और चौरी चौरा का डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि खेरा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था। ठीक है, तो ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि खेरा सत्याग्रह जो हुआ था वो अपना हुआ था कहाँ पे, 1918 में हुआ था, मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात में। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात में। और किस कारण हुआ था, यहाँ पर आपको कारण पूछ रहा है। देखिए CHSL का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे थोड़ा डीप में गया कि कारण पूछ रहा है। तो कारण क्या था इसका, हाई लैंड रेवेन्यू, मतलब उच्च राजस्व दर। उस समय क्या हुआ था, शायद कुछ अकाल जैसी कुछ घटना हुई थी, उत्पादन कम हुआ था, लेकिन अंग्रेज जो है काफ़ी ज़्यादा भू राजस्व की वसूली कर रहे थे। तो इसके विरोध में अपना खेरा सत्याग्रह किया गया था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, हाई लैंड रेवेन्यू। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर सेड द बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा कोट दिया हुआ है, ये कि अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स, नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। हिंदी में इसको पढ़ें तो क्या निकलता है इसका अर्थ कि एक आदमी अपने विचारों का उत्पाद होता है, वह जो सोचता है वह बन जाता है, मेरी अनुमति के बिना मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। देखिए अक्सर हम लोग इस समस्या से जूझते हैं कि किसी ने आपका दिल दुखा दिया, किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, या फिर किसी की वजह से आप परेशान हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप परेशान सिर्फ खुद की वजह से हो सकते हो, जब तक आप अपने मन को इजाज़त
इजाज़त नहीं देते हो कि वो किसी के कारण परेशान हो सकता है, आप खुद परेशान नहीं हो सकते हो। और ये फेमस कथन किसका है? ये फेमस कथन है महात्मा गांधी जी का, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो आदमी जो सोचता है वो खुद बन जाता है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, मतलब आप वो परिवर्तन बनिए जो आप अपने दुनिया में, अपने समाज में देखना चाहते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी का ये फेमस कोट है। सीजीएल का देखिए क्वेश्चन है 2022 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को डैश महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया। यानी सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को किस आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति के लिए राजी कर लिया था? तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका है सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह, इसको ये नमक सत्याग्रह बोलिए, या यहाँ पर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दे सकता है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी दे सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन की जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बने हुए थे। एक में आपको सरोजिनी नायडू जी का नाम आता है और एक में आपका आता है कमला देवी चट्टोपाध्याय। शायद आपने भी ये क्वेश्चन देखा हो प्रीवियस ईयर में, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो दोनों आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है। दोनों में अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे, दोनों में सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम एक साथ नहीं आ रहा था। तो आप दोनों का आंसर मान के चलिए, हो सकता है दोनों ने मिलकर गांधी जी को इसके लिए राजी किया हो, तो आप इसको याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोग जानते हैं, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया। और सरोजिनी नायडू ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अगर आपको पता हो या फिर आप सर्च करके गूगल पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा आप मेहनत भी कीजिए। तो सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? देखिए महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से अभी भी जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सुभाष चंद्र बोस रेफर टू महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन? तो देखिए ये कब होता है? ये 1944 की घटना है, ठीक है। 1944 में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में जो इंडियन नेशनल आर्मी होती है, आईएनए होती है, वो इंडिया में प्रवेश करने की कोशिश करती है बर्मा के रास्ते, ठीक है। और बर्मा के रास्ते इंडिया में प्रवेश करके अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करने वाली होती है। तो इसके पहले क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस रेडियो के प्रसारण के माध्यम से गांधी जी से आशीर्वाद मांगते हैं, ठीक है। वो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन की संज्ञा देते हैं, गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता की संज्ञा देते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि वो इस अपने अभियान में सफल हों, ठीक है। तो इनको आंसर क्या होगा? 1944। और किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा भी आपको कुछ बातें जाननी है, जैसे मैं आपको बता दूं कि पहला तो हमने जाना कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन की संज्ञा दी थी, यानी कि राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा था। ये बदले में देखिए गांधी जी ने भी सुभाष चंद्र बोस को अपना पैट्रियोट्स ऑफ पैट्रियोट्स यानी कि देशभक्तों का देशभक्त कहा था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मैंने यहाँ पर आपके लिए नहीं लिया है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि देशभक्तों का देशभक्त किसको कहा था? सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था। और किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त। तो ये बातें आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? ठीक है, कल भी हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में डिस्कस किया था। ये 1919 में इसकी शुरुआत होती है और इसकी बैठक जो 1919 में होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा है कहाँ पर इसकी बैठक होती है, तो दिल्ली में इसकी बैठक होती है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं वो क्वेश्चन ने लिया नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। 1919 में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत कमेटी की बैठक दिल्ली में होती है और इसके जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे उनमें नाम आता है आपका शौकत अली का, मोहम्मद अली का। इसके अलावा इस कमेटी में कौन थे? इस कमेटी में अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, जो उस समय काफ़ी यंग थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में मोहम्मद अली, शौकत अली तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का नाम यहाँ पर दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे उसमें? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। थोड़ा हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में और जानते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तो 1919 में होती है और इसके शुरुआत करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी उसमें शामिल थे। इसकी बैठक दिल्ली में होती है और कुछ समय के बाद गांधी जी को इसका नेता चुना जाता है। गांधी जी को इस आंदोलन का बागडोर संभालने के लिए कहा जाता है। गांधी जी फिर इसके नेता बन जाते हैं। और ये किस लिए किया जा रहा था? ये किस लिए जाता था? तुर्क के जो खलीफा थे, तुर्क के खलीफा, इनकी
शक्तियों को वापस लौटाने के लिए विरोध किया जा रहा था, ठीक है, इनकी तुर्क के खलीफा की शक्तियों को बरकरार रखने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों की जीत होती है और धुरी राष्ट्रों की पराजय होती है, उसमें क्या होता है, तुर्क के खलीफा के साथ एक अपमानजनक संधि होती है जिसके विरोध में पूरे दुनिया में मुसलमान लोग विरोध करे थे। तो इंडिया में भी इसका प्रभाव देखा गया खिलाफत आंदोलन के रूप में, ठीक है। ये भी बातें आप याद रखिए, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था, तो तुर्क के खलीफा से था। और इसी आंदोलन को समर्थन देते हुए 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत की थी, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी की गई थी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मैंने आपको बताया कब से होती है, 12 मार्च 1930 से तो दांडी यात्रा शुरू होती है और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक सत्याग्रह, नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है, नमक कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी लंबा चलता है, बीच में एक पर स्थगित होता है, गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फिर 3 गोलमेज सम्मेलन, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस स्लाइड में बताया, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और जब तीनों गोलमेज सम्मेलन से कांग्रेस को कुछ प्राप्त नहीं होता है, गांधी जी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। फिर गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं और अंततः 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है, ठीक है। तो याद, शुरुआत देखिए 30 में होता है, 1930 में, और अंत कब होता है, 1934 में। तो 1934 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसे तो बहुत शहीद हुए थे, लेकिन एकमात्र शहीद जिन्हें फांसी दी गई थी वो थे अपने कुशल कोनवर जी, ठीक है, ऑप्शन सी। कुशल कोनवर भारत छोड़ो यानी कि 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, उसमें एकमात्र शहीद जिनको फांसी दी गई थी वो थे कुशल कोनवर। देखिए, SSC CGL का क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत चांसेज है कि ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट करेंगे, क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे और अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा बात करते हैं हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है वो उसकी शुरुआत कब होती है, 1942 में। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक होती है मुंबई में, ठीक है। यहाँ से अपना जो भारत छोड़ो, जो वर्धा प्रस्ताव होता है, उस पर मुहर लगा दी जाती है और कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि करो या मरो का नारा कब, किसने दिया था और कब दिया था। तो ये नारा दिया था गांधी जी ने, और कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था। और 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह ही सारे नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जितने भी कांग्रेस के नेता होते हैं गांधी जी के सहित गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और ये आंदोलन की बागडोर जो होती है आम जनता के हाथों में चली जाती है और आम जनता इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती है और इसे एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है, यानी कि इसमें किसी नेता की कोई भागीदारी नहीं रहती है। यह आंदोलन सीधे जनता के हाथों में और जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। इसमें देखिए 1942 में एक क्वेश्चन बनता है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय कि ग्वालियर टैंक पर किसने तिरंगा फहराया था, ठीक है। ग्वालियर टैंक पर तो किसने तिरंगा झंडा फहराया था, तो उसमें क्या नाम आता है, अरुणा आसफ अली जी का नाम आता है। नाम आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक पर तिरंगा झंडा फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और इस आंदोलन के समय एक और नाम आता है उषा मेहता जी का, ठीक है। उषा मेहता जी ने इस आंदोलन के समय जो गुप्त रेडियो होता है, मतलब छुप छुप कर रेडियो का संचालन किया था और इनका रेडियो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा था और बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों के पकड़ में ही नहीं आया था कि कहाँ से ये रेडियो का संचालन करती थी। तो उषा मेहता जी का नाम याद रखिएगा रेडियो के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये सब सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पूछा गया क्वेश्चन है। और अरुणा आसफ अली जी का नाम याद रखिएगा किसके लिए, तो इन्होंने ग्वालियर टैंक पर तिरंगा फहराया था, झंडा फहराया था, ठीक है, अरुणा आसफ अली जी का। तो ये बातें आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। देखिए, मित्र मेला से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मित्र मेला का पहले तो स्थापना होती है 1899 में, ठीक है। ये मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन होती है जिसका सशस्त्र विद्रोह करने का इरादा होता है, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने का। और इसी का नाम 1904 में हो जाता है अभिनव भारत, ठीक है। अभिनव भारत इसका नाम हो जाता है मित्र मेला का ही। और इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके विनायक दामोदर सावरकर। नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी व्यक्तित्व है इनका, विनायक दामोदर सावरकर। अभी भी आप न्यूज़पेपर में इनका नाम सुनते होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी, विनायक दामोदर सावरकर। ये जो संगठन था ये आपका महाराष्ट्र के साइड में ज़्यादा, महाराष्ट्र नासिक में ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है। और ऐसी ही एक संगठन थी आपकी, जो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी एक संगठन थी आपकी अनुशीलन समिति, जो कि आपका
बंगाल के क्षेत्र में एक्टिव थी, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में एक्टिव थी। और इससे जुड़े जो व्यक्ति थे उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम में आपको याद रखना है बारिंद्र कुमार घोष, ठीक है, बारिंद्र कुमार घोष, अरविंद कुमार घोष या फिर जिनको अरविंदो घोष भी कहा जाता है, ये सभी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। और इनका सीधा नारा था कि खून के बदले खून, मतलब अंग्रेजों से सीधा सशस्त्र विद्रोह करना है, सामने आमने सामने की लड़ाई लड़नी है, ठीक है, खून के बदले खून के का मुकाबला करना है, ठीक है। और इसी संस्था के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी जाती है जो कि भवानी मंदिर के नाम से जानी जाती है। यह पुस्तक इतनी ज़्यादा क्रांतिकारी थी कि इसको पढ़ने से ही लोगों के तन बदन में अंग्रेजों के खिलाफ पूरी भावनाएं दौड़ने लगती थी, ठीक है। तो भवानी मंदिर को बैन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। और इसके लेखक कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष इसके लेखक थे, याद रखिएगा आप, भवानी मंदिर के लेखक बारिंद्र कुमार घोष। या फिर कहीं कभी आपको अरविंदो घोष का भी नाम मिल जाएगा, ठीक है, अरविंदो घोष का नाम आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि एक पुस्तक देखिए उस समय किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी जाती थी, पूरी संस्था के द्वारा इसका किया जाता था, ठीक है, संपादन। तो अरविंदो घोष का नाम आपको ज़्यादा दिखेगा, अरविंदो घोष भवानी मंदिर के लेखक माने जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। तो इसका आंसर तो देखिए आपका है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, लेकिन इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। इससे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जो देखिए क्या होता है। भगत सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी जाती है, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा दी गई थी। इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 23 मार्च 1931 का दिन याद रखिएगा। उसके बाद इनको किस केस में फांसी की सज़ा दी गई थी? इनको लाहौर षड्यंत्र, यानी कि लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी। इस लाहौर षड्यंत्र को आखिर किस चीज़ का षड्यंत्र हुआ था? तो इसमें पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी भगत सिंह और उनके साथियों ने, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या। आखिर ये सॉन्डर्स की हत्या क्यों कर दी गई थी? तो याद रखिए साइमन कमीशन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो कि 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जो प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए भारत आता है, इसमें सभी गोरे व्यक्ति थे, ठीक है, सभी जो थे अंग्रेज थे और एक भी भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो कमीशन बन रहा था उसमें किसी भी भारतीयों को लिया ही नहीं गया था। इसके लिए पूरे देश में इसके साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन छिड़ गया था। और साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन करते समय ही 1928 में लाला लाजपत राय पुलिस के लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो जाते हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय पुलिस के लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो जाते हैं और इनकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसी बात का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके जो साथी थे उन्होंने उस समय के पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, ठीक है, पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह उस समय गिरफ्तार नहीं होते हैं। भगत सिंह उसके बाद क्या करते हैं कि लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, ये जाते हैं अपने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, केंद्रीय विधानसभा होती है, उसमें जाकर ये लोग ये ऐसे जिसमें जो लोगों को हानि ना पहुंचाए वैसे जाकर बम फेंकते हैं बेंचों पर, खाली बेंचों पर बम फेंकते हैं, ठीक है। और उनके पास पूरा मौका होता है कि वो वहाँ से बचकर निकल कर भाग जाएं भीड़ में, लेकिन ये खुद को गिरफ्तार करवाते हैं ताकि लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकें, ठीक है, खुद को गिरफ्तार करवाते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसमें जो घटना थी इसमें इनको फांसी की सज़ा नहीं होती है, लेकिन जो पुरानी घटना इन्होंने की हुई थी जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है वो केस भी इनके ऊपर लगा दिया जाता है। लाहौर षड्यंत्र एंड सॉन्डर्स की हत्या के लिए इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा दी जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था, तो वो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और फांसी किसको मिली थी अपने लाहौर षड्यंत्र में, वो थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को। कब मिली थी? 23 मार्च 1931 को। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय क्रांति की जननी मानी जाती है मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा लेकर गई थी, ठीक है, तिरंगा झंडा फहराया था इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में। इनको अपना भारतीय क्रांति की जननी इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तिरंगा झंडा कहाँ पर आया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय असंतोष के पिता कौन कहे जाते हैं? भारतीय असंतोष या शांति के पिता कहे जाते हैं कौन? तो वो थे अपना बाल गंगाधर तिलक, BGT, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता कहा जाता है, ठीक है। और कहा किसने था? तो ये नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए अगर आपको पता है, नहीं तो आप सीधा गूगल में सर्च कीजिए इनको क्यों भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था और क्यों कहा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, फिर उस पर केस भी डाल दिया था, मानहानि का मुकदमा कर दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, और
वो ये केस लड़ने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 1880 के दौरान मलकानगिरी में, यानी कि जो वर्तमान ओडिशा में है, कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए उस समय कोया विद्रोह का नेतृत्व जो किया था तमाडोरा ने किया था। इनसे काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जो विद्रोह वाला क्वेश्चन होता है, जो छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ। एक तो अभी आप कोया विद्रोह देख रहे हो, ये 1880 में हुआ और किसने किया था, तमाडोरा ने। नाम आपको याद रखना है बिल्कुल, तमाडोरा ने। इसके अलावा कुछ विद्रोह हुए हैं, जैसे संथाल विद्रोह हुआ है, ठीक है, संथाल विद्रोह आपको याद रखना है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था और इसके नेता कौन थे, सिंधु कानू इसके नेता थे, ठीक है, ये सभी नाम आप याद रखिएगा, सिंधु कानू इसके नेता थे। वैसे ही एक विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 में आई थिंक हुआ था। और इसके बाद एक मुंडा विद्रोह भी होता है, जिसके नेता बिरसा मुंडा जी थे, जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है मुंडा जनजाति में। तो ये विद्रोह हुआ था शायद 1899 ईस्वी में, ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो देखिए ये जो दोनों जुड़े हुए थे, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा के भारतीय प्रवासियों ने किया था। अमेरिका प्लस कनाडा के भारतीय प्रवासियों ने किया था गदर पार्टी की स्थापना। और गदर न्यूज़पेपर भी निकालते थे, ठीक है, इनका काम था क्रांति को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहन सिंह भाकना का नाम, अक्सर हम लोग लाला हरदयाल का नाम देखे हुए हैं बचपन से, लेकिन सोहन सिंह भाकना का नाम भी पूछा जाता है कभी कभी, सिर्फ सिंगल देखें। तो आप याद रखिएगा सोहन सिंह भाकना किससे जुड़े हैं, गदर पार्टी से। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और हम लोग आपके लिए अच्छा कंटेंट और बनाते रहेंगे, ठीक है, और इस सीरीज को जारी रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो देखिए मैंने आपके लिए चैनल पर ऑलरेडी कुछ यूजफुल वीडियोज डाली हुई है, जिसमें आपके लिए जीके जीएस की बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि कैसे आप कम समय में जीके जीएस को सेल्फ स्टडी से कंप्लीट कर सकते हो। ये सब आप देखिए, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से तो आपको लास्ट पेज में ये इसका लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही इमेज पर क्लिक करोगे आपको वीडियो पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको जो इस वीडियो के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाया हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं, जैसे खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या थी। इसके अलावा आपको फोक डांस से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। इन पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक्स के साथ वीडियो बनाकर दिया हुआ है कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को याद रख सकते हो, और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल ट्रिक है। इसके अलावा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको दे रखी है और करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बता रखा हूँ, ठीक है। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।